और अब बात पश्चिम बंगाल के पावर पॉलिटिक्स की। ये लाइन इस वक्त पश्चिम बंगाल के ऊपर एकदम फिट बैठ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता खत्म हो चुकी है और बीजेपी की सरकार बनी है। सरकार जाने के बाद से ही ममता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दीदी के ही विधायकों ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे बंगाल में महाराष्ट्र जैसी हालत हो गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां टूट चुकी हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का बड़ा गुट अलग हो गया, जबकि 2023 में अजित पवार के साथ एनसीपी का एक धड़ा अलग हो गया। दोनों मामलों में अलग हुए गुटों ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया, जिससे इसे महाराष्ट्र की नई दल बदल राजनीति का उदाहरण बनकर ये उभरे। ऐसा ही हाल अब पश्चिम बंगाल में है। टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया और विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया। इसमें मांग की गई कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए। स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी। उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का रूम भी अलॉट कर दिया गया है। जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा को उपरोक्त उपनेता, जबकि अकरुज्जमा को चीफ व्हिप बना दिया गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी विधानसभा स्पीकर और ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आया है। ममता के पास अब 22 विधायकों का समर्थन है। टीएमसी ने 294 सीटों में से 80 सीटें जीती थी। इस विवाद ये शुरू तब हुआ जब नेता विपक्ष चुनने के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का आरोप लगाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इस सबके बीच बड़ी बात यह है कि टीएमसी के बागी विधायक ऋतव्रत का कहना है कि ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं। उनसे मांग है कि वो मुख्य सलाहकार की तरह पार्टी का नेतृत्व करती रहें। तो इतना ही नहीं, ऋतव्रत ने शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद दिया और कहा है कि अभिषेक बनर्जी से हमारी पार्टी और जनता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ऋतव्रत कौन है ये भी समझिए। अगर संबंध होता, जो उनकी बड़ी बातें जो कही है उन्होंने, अगर संबंध होता तो वो 26 दिनों तक छिपे नहीं रहते, बल्कि बाहर आते। हमारे साथ टीएमसी के 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। 2 अन्य विधायक भी समर्थन दे चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक दल को मान्यता दे दी है। और मैं बॉस नहीं हूं, मैं बॉसिज्म में विश्वास नहीं करता, मैं हम में विश्वास करता हूं। सभी फैसले चर्चा के बाद लिए जाएंगे। सरकार की जिन नीतियों को हम गलत मानेंगे उसका विरोध भी करेंगे। इतना ही ऋतव्रत बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के विपक्षी विधायकों को नवान्न में आयोजित प्रशासनिक बैठक में बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अभी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार भी कर दिया है। तो दरअसल बागी विधायक अभिषेक बनर्जी ने से नाराज चल रहे हैं और 3 आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी सरकार से जुड़े कई फैसले अभिषेक के प्रभाव में लिए जा रहे थे। सीनियर लीडर्स को किनारे कर अभिषेक के करीबियों को महत्व दिया जा रहा था, जिससे पार्टी में असंतोष बढ़ा। इतना ही नहीं, बागी विधायकों ने विधानसभा चुनाव में हार के लिए सीनियर लीडर और अभिषेक की रणनीतिक फैसले को जिम्मेदार बताया है। और इसी बीच पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग भी कर दिया। पार्टी अब पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। दरअसल ममता ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में असंतोष बढ़ गया था और ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों ने बगावत कर दी। पार्टी नेतृत्व संगठन में बड़े बदलाव कर जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ करना चाहती थी। तो अब यह भी बताएं कि यह बागी विधायकों का दल ममता की टीएमसी और उसके चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक सकता है। पार्टी का नाम और सिंबल कैसे छिनता है ये दिलचस्प होगा। दरअसल किसी भी पार्टी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 2/3 वाला नियम यानी कि दल बदल कानून लागू होता है, लेकिन ये पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग के अलग नियम हैं और कई चीजों का मूल्यांकन करने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाता है। चुनाव चिन्ह का आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो अगर पार्टी में फूट के बाद चुनाव आयोग के पास सिंबल और नाम के लिए अगर अर्जी जाती है तो उसके बाद कई लेयर्स की जांच शुरू होती है। पार्टी के मूल सिद्धांत और लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है। अगर बागी गुट ये साबित करने में सफल रहता है कि पार्टी मूल सिद्धांत से भटक चुकी है और ये बड़ा कारण बन सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी के संविधान की भी जांच होती है। अगर पार्टी का संविधान उन शर्तों से मेल नहीं खाता जो पार्टी के रजिस्ट्रेशन के समय चुनाव आयोग को दी गई थी,
तो ऐसे में पार्टी दूसरे गुट को सौंपी जा सकती है। चुनाव आयोग ये भी देखता है कि किस गुट के पास कितना बहुमत है। जो गुट के पास नाम और सिंबल पर दावा कर रहा है, उसके विधायकों को मिले वोटों को पार्टी के कुल वोटों के साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद प्रतिशत निकलता है। जो जिस खेमे के पास वोटों का प्रतिशत ज्यादा होता है, उसे ही बढ़त मिलती है। तो ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने पूरी बिसात पलट दी और दीदी को सत्ता से बाहर कर दिया। अब जो हो रहा है उसने सबको चौंका दिया है। ये लड़ाई अब बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस की हो गई है। पार्टी के भीतर बगावत के सुर इतने तेज हो गए हैं कि सवाल उठने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी उसी रास्ते पर जा रही है जिस पर कभी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी गई थी। यानी क्या बंगाल में अब दीदी के पार्टी के सामने वजूद का संकट है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी विद्रोह की तुलना महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से किया जा रहा है, जहां एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी में बड़ी टूट कर तख्ता पलट कर दिया था, मगर बंगाल में तो तख्त से दूर ममता के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जानकारों की माने तो ममता फिलहाल राज्य में अपनी पकड़ कमजोर होता देख राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर सकती हैं। चुनौतियां कई हैं, मगर ममता बनर्जी को आप बंगाल की राजनीति से बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। अगर आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो टीएमसी को जिस तरीके से हम लोग ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं, जैसे मुझे तो बिल्कुल ये मॉडल आज जो दिखाई देता है बिल्कुल महाराष्ट्र वाला दिखाई देता है। जो महाराष्ट्र में हुआ था, जो क्या कहते हैं हरियाणा में भी हुआ, ऑलमोस्ट जितने भी अगर हम पार्टीज़ देखते हैं, जितने भी हम राज्य देखते हैं, जो मॉडल इन्होंने गुजरात मॉडल जो भी रहा वही मॉडल अभी टीएमसी का यानी कि बंगाल के अंदर शुरू हो गया है। ममता का जो है उसके सब जो उसके पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं या जो भी उसके चुने हुए जो विधायक हैं, सारों का सारा 58 के 58 लोगों का वहाँ चले जाना, ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई है। मुझे लगता है कि देश के अंदर अगर ऑपोजिशन नहीं रहती और उसके बिना अगर कोई देश चलता है तो वो देश के लिए, नेशन के लिए अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। आप किसी भी पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म करके वहाँ अपना यानी कि सिर्फ एक छत्र राज्य करना, ये मुझे नहीं लगता ना देश के लिए ना जनता के लिए बेहतर है। देखिए, बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी एक ताकत थी और अभी जो पराजय के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उसमें बहुत से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और पार्टी टूट चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति ख़त्म नहीं हुई है। पार्टियां टूटती हैं, बनती हैं, व्यक्ति अपनी राजनीति से दूसरी दिशा तय कर लेते हैं और ममता बनर्जी का वो दमखम राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखा है और बंगाल की भी राजनीति में दिखा है। बंगाल के रिजल्ट आने के बाद ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से अब व्यवहार में उनके जो बदलाव आया है सकारात्मक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो राष्ट्रीय राजनीति में कहीं न कहीं जरूर कोई बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। बंगाल में वजूद बचाने की कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, बंगाल में वजूद, देखिए अगर आपके दो भी कैंडिडेट हैं, दो भी आपके साथ में हैं, तो आपका वजूद है। वजूद भले ही छोटा है लेकिन उनके वजूद को ख़त्म हुआ अगर कोई मान ले तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। तो फिलहाल ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य एक अहम मुकाम पर आ खड़ा हुआ है, जहां चुनौतियां तमाम हैं और राजनीतिक युद्ध सिर्फ सामने वालों से नहीं बल्कि अपने पाले में खड़े शूरवीरों से भी है। उधर ममता दीदी पर एक और तलवार लटकी हुई है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ एक वकील रिंकू चटर्जी सिंह ने सिलीगुड़ी के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करने और बांग्लादेश में हुई राजनीतिक हत्या से केंद्र सरकार को जोड़ने वाले उनके हालिया सार्वजनिक बयान देश की संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। इससे पहले वकील ने 20 मई को टीएमसी सुप्रीमो के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था 2025 और 2026 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में की गई टिप्पणियों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक एक करके ममता की पार्टी टूटती जा रही है। विधाननगर की मेयर श्रीमती कृष्ण चक्रवर्ती व्यक्तिगत कारणों से हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और कहा है कि पार्टी के निष्क्रिय होने के कारण लोग काम नहीं कर रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने अभिषेक बनर्जी के नए नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे और टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के आवास पर छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी। एनआईए की ये कार्रवाई विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भांगड़ के दक्षिण बामुनिया इलाके में हुए भीषण बम विस्फोट के सिलसिले में हुई है।
इस धमाके में एक व्यक्ति की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेयर पद से इस्तीफा दे दिया, उसका काउंसिलर लोग इस्तीफा दे रहे हैं, बहुत जगह जगह में इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत इरेस्पॉन्सिबिलिटी का काम मुझे लग रहा है। आज 10 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और आप लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? आप लोग 15 साल से परिसेवा नहीं दिया, नाली को सफा नहीं किया, ड्रेन को सफा नहीं किया, लगातार कलकत्ता और दूसरी म्यूनिसिपैलिटी में वाटर लॉगिंग हुआ, लोग मरे इलेक्ट्रिक्यूशन होके, और आज दूसरा सरकार आया, आप लोग चोरी नहीं कर पाएंगे तो आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं। बंगाल के लोग कभी माफ़ नहीं किए हैं आप लोग को, इसलिए आज आप लोग का ये दशा है और आगे में भी आप लोग को ये माफ़ नहीं करेंगे। बहुत इरेस्पॉन्सिबल और बहुत सेल्फिश एटीट्यूड। तो सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने राजनीतिक कौशल से इस संकट से बाहर निकल पाएंगी या फिर टीएमसी के भीतर शुरू हुआ ये भूचाल बंगाल की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा। आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत की दिशा काफ़ी हद तक इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे।